कक्षा 10 2024 का गणित का पेपर लेकर आया हूँ। 27 तारीख को इसका पेपर होने वाला है। 70 पूर्णांक का पेपर होगा। 802 PQ इसका संकेतांक है। 100% नंबर आप ला सकते हैं इसी पेपर को देखकर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो इसके अतिरिक्त मैं और भी सब्जेक्ट के वीडियो डालूँगा जो आपके 95% मार्क्स दिला सकते हैं। तो देखते हैं, 70 पूर्णांक का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं इस पेपर में। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश में देखिए क्या लिखा है। नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। दूसरा नंबर, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड बा में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर का वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट दिया गया है कि उनके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी उनके सामने लिखा होगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए। उन प्रश्नों पर समय नष्ट न कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते। जो आप नहीं हल कर सकते उनके बारे में सोचना क्या, कुछ सोचना ही नहीं, तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाया जाए। तो देखते हैं, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा, ये बताना है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से ये सॉल्व होगा। 65 117 का HCF को इस रूप में व्यक्त करना है। 65 और 117, 65m-117 के रूप में व्यक्त करना है। तो m का मान पूछा गया है, तो लिखते हैं 65 बराबर 5 गुणे 13। इसके गुणनखंड कर लिए, क्या होंगे, 5 गुणे 13। अब 117 के गुणनखंड करते हैं। एक 117 3 गुणा 3 गुणा 13, ये 117 के गुणनखंड हैं। कौन से गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इनका HCF कितना होगा, जो संख्या दोनों में दी हुई है, यानी 13। तो इसका HCF हो गया 13। तो इससे आप HCF निकालना भी सीख गए। गुणनखंड करने के बाद जो संख्या दोनों में दी हो वो HCF होता है। तो HCF इसका मतलब m 65m-117 बराबर 13 है। जब इन दोनों का HCF 13 है तो 65m-17 का भी 13 ही होगा। फिर 65m-113 और 117 इधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, तो प्लस 117। 65m बराबर, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130। अब लिखेंगे m बराबर 130 बटे 65। 65 दूना 130 होता है, तो m बराबर कितना आ गया, 2। मतलब m का मान 2। विकल्प कौन सा सही है, दूसरा, बी वाला। तो इतना सॉल्व करने के बाद हम पता लगा पाएंगे कि इसका बी ऑप्शन सही है। तो तुक्का लगाने की कोशिश न करें। ये जो पेपर हम हल कर रहे हैं इसी को भली भांति देख लें और समझ लें। निम्नलिखित संख्या में कौन सा बहुपद नहीं है। अब सीधा सीधा था, जो रूट में दिया होगा वो बहुपद नहीं होगा। सीधी सीधी बात समझें, जिस बहुपद में कोई भी संख्या रूट में होगी वो बहुपद नहीं होगा। ये देखिए, इसमें कोई भी संख्या रूट में नहीं है,
तो इसका मतलब ये बहुपद है। रूट का मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या जिसमें होगी वो बहुपद नहीं होगा, इसमें कोई अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन, 2x प्लस 3y बराबर 18x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होंगे। अब इससे हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से या किसी विधि से हल करें, हमें x y का मान निकालना। तो हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 18, ये समीकरण 1। दूसरा है x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण हो गया दूसरा। अब हमें यहाँ पर x के या तो y के मान बराबर करने हैं। तो अगर हम x को बराबर करेंगे, इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की x से गुणा करेंगे 2x आएगा, माइनस लगाया 2 की 22, 2 दूना 4, 4y हो जाएगा, बराबर 2 की 2 से करेंगे 2 दूना 4। तो ये समीकरण हो गया 3। अब हम समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। 1 और 3 मतलब 1 में से 3 को घटाएंगे हम। समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 मतलब 1 में से 3 को घटाने पर 2x प्लस 3y बराबर 18, ये एक समीकरण हो गया। अब तीसरा लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर 4, ये हो गया तीसरा। लाइन खींचेंगे और घटाने पर लिखा तो निशान चेंज कर देंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे नीचे वाले समीकरण के। तो ये 2x कट गए प्लस माइनस के। अब 3y प्लस 4y बराबर 7y हो गए। अब यहाँ पर से 18 में से 4 को घटा दिया तो बचा 14, तो y बराबर हो जाएगा 14/7। इसको काटेंगे तो आएगा 2, तो y बराबर 2। y का मान समीकरण 1 में रख लें या 2 में रख लें या 3 में रख लें, x का मान मिल जाएगा। किसी में भी रख लें, 1 में, 2 में या 3 में। अब जो छोटा पड़ता है हम उसी में रख लेते हैं। 2 हमें कुछ छोटा लग रहा है तो हम 2 में ही रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x माइनस 2y बराबर 2 ये दिया हुआ है। तो x माइनस 2 गुणे y की जगह पर अभी कितना निकाला 2, तो 2 लिखेंगे बराबर 2। x माइनस 2 दूना 4 बराबर 2, तो x बराबर 2 दिया है और 4 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 6। तो x 6 है और y 2 है। x 6 है y 2 है, तो विकल्प में देखते हैं हम x 6 और y 2, यानी विकल्प बी सही है। दूसरा वाला विकल्प भी बिल्कुल सही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5x² माइनस 3x प्लस 2 के मूलों का योग पूछा है। तो डायरेक्ट आप सूत्र से लगा सकते हैं। मूलों को योग का फार्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए। तो देखते हैं क्या होता है। a x² के साथ जो लिखा है वो a है, जो x के साथ लिखा है वो b है। कितना है -3। तो तीसरा पद दिया था वो c होता है, 2 दिया हुआ है। मूलों का योग, मूलों का योग, योग लिखे या योगफल लिखे एक ही बात है। फार्मूला होता है -b/a बराबर माइनस लगाया, b कितना दिया है -3 दिया, तो -3 लिखा बटे में कितना a 5 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये 3 आ गया, अब बटे में 5। यानी विकल्प कौन सा देखेंगे, a सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर क्या होगा।
प्रथम पद तो जो पहला दिया है वही हो जाता है। सार्वंतर क्या होता है, तो दूसरे में से पहला घटा दो या तीसरे में से दूसरा घटाओ या चौथे में से तीसरा घटाओ। तो A1 पहला वाला हो गया A1, यही होता है प्रथम पद 1/5। तो यहाँ पर कुछ 3 करना है, 5 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो हो जाएगा 1/3। तो A2 दूसरा पद होता है 5/3। तीसरा पद A3 है 9/3। चौथा पद को लिखेंगे A4 13/3। अब प्रथम पद क्या होता है, जो पहला A1 है यही प्रथम पद होता है। प्रथम पद A मतलब A1 कितना दिया है 1/3। ठीक है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सार्वंतर को बोलते हैं डी, सार्वंतर को डी से लिखा जाता है। तो क्या हो, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। अब A2 कितना दिया है 5/3 है, माइनस A1 कितना दिया 1/3। हर बराबर है तो 3 ही लिखेंगे और 5 में से 1 घटा देंगे, आएगा 4। तो ये हो गया सार्वंतर। ऑप्शन इसमें दिए हैं, ये वाला कौन सा सही है, पहला वाला, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। चित्र में लिखा है DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर, DE BC ये दोनों ये इसके समांतर है। यदि AD x है, AD x DB x माइनस 2, AE x प्लस 2, EC x माइनस 1। अब हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो इसके लिए इसको हम फार्मूले से लगाएंगे। इसका जो फार्मूला होता है, जब ये दोनों आपस में समांतर हों, ये और इसका, ये फार्मूला देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इसको। ये बटे ये हो जाएगा और इसके बटे ये हो जाएगा, देखिएगा। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे जो दिया हुआ है। AD कितना x बटे यह है x माइनस 2 बराबर, यह दिया है x प्लस 2 और ये दिया x माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी गुणा इससे करेंगे, इन दोनों से, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, बराबर इन दोनों की गुणा इन दोनों से करेंगे। x प्लस 2 और x माइनस 2 एक फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 दिया है और x प्लस 2 दिया है, दोनों संख्या सेम है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो x स्क्वायर बराबर से पहले भी दिया, बराबर के बाद में भी दिया है, काट दिया, फिर x माइनस का दिया, उधर माइनस दोनों साइड में काट दिया, तो x बराबर कितना आ गया 4। तो x की वैल्यू ही हमें यहाँ पे निकालनी थी, कितनी आई 4। कौन सा विकल्प सही है, डी। आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो देखते हैं, एक थैली में 3 लाल गेंदें, 2 नीली गेंदें। थैली में ये आच्छादित
एक गेंद निकाली जाती है तो एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो टोटल गेंदें कितनी हैं? 5। तो 5 इन दोनों में तो है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। नीली गेंद निकाली जाती, नीली गेंदें कितनी हैं? 2 हैं। तो ऊपर लिखेंगे 2, ऑप्शन आ गया 2/5। कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये क्वेश्चन तो हर साल हर बार हर पेपर में आता है। ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका समांतर माध्य 21 है, तो आर ज्ञात कीजिए। कभी कभी आर दे देते हैं, कभी कभी आर की जगह पर पी दे देते हैं, और कभी कभी पी की जगह पर एक्स भी दे देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आता हर बार है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या है? जो सारी संख्याएं दी हैं इनको जोड़ लेते हैं। 5 + 10 + 15 + आर + 20 + 35 + 40। टोटल संख्या है कितनी वो बटे में लिखेंगे। एक टोटल संख्या है 7। समांतर माध्य कितना दिया? 21 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 21 बराबर, तो इन सबको जोड़ लेंगे। (125) + आर बटे में 7 है। अब 7 की 21 से गुणा हो जाएगी, तो 7 × 7 7 दूनी 14 नहीं 147 बराबर 125 + आर। तो 100 आर बराबर हो जाएगा 147। जब 125 इधर जाएगा तो माइनस को होगा, तो आर बराबर 2 और 2 22। तो आर बराबर 22, यानी ऑप्शन बी एकदम सही है। तो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π² है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये हम बेलन बना ले रहे हैं एक। ये बेलन होता है एक सीधा सीधा पाइप, तो ये इसका आधार हो गया। आधार क्या है? एक वृत्त के आकार का है, मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही इसके आधार का क्षेत्रफल होगा। ये दिया है कितना? 9π cm²। तो ये इसका व्यास है। व्यास निकालने से पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्षेत्रफल होता है πr² बराबर कितना दिया? 9π। तो पाई से पाई को काट दिया, r² बराबर है 9। तो r यहाँ पर निकल आएगा √9, और √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3, यानी r3 आ गया। निकालना क्या? d, यानी व्यास। तो d बराबर होता है 2r। तो d बराबर 2 × r कितना निकाला? 3। तो d बराबर आया 2 × 3 = 6। तो ऑप्शन इसका भी d है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √9 गुनी है। सूर्य के अवनमन कोण का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज खींचते हैं। ये एक त्रिभुज बना है, इसमें हम लिख लेते हैं ABC। इनकी भुजाओं के नाम लिख लिए। अब यहाँ पर इसको हम आधार मान लेते हैं। ये पेड़ है, पेड़ को मान लिया आधार, और ये इसकी छाया है। पेड़ को मान लिया लंब और इसकी छाया को मान लिया आधार। ये इसको x मानेंगे
तो ये इसका कितना है, x√3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना है, इसकी छाया इसके 3 गुनी है, √3 गुनी है, तो ये हो जाएगा x√3। अगर पेड़ को हमने x माना है तो छाया x√3 हो जाएगी। तो BC x है और AB x माइनस x√3 कोण थीटा है, यही तो हमें पता करना है। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा tan वाला, क्योंकि tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या BC, आधार क्या AB। तो tan थीटा बराबर BC x दिया है और AB दिया है x√3। तो x को x से काट देंगे, यहाँ पर बचेगा क्या, 1 ऊपर, तो आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3, tan 30 अंश की वैल्यू होती है, tan 30 अंश। tan दोनों साइड में है, इसलिए tan को हम काट देंगे, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। यही हमें निकालना था। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। हम विकल्प ए के साथ में चलेंगे। क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव 10 शेष है। 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन है। दो tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, इसकी वैल्यू बताना है, इसको हल करना है। इसके लिए इनके सारे दिए हैं, tan cos और 30 साइन, इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो दो tan 45 अंश का मान होता है 1 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 अंश का मान होता है √3/2। इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि cos पे स्क्वायर लगा है, माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, और साइन पे स्क्वायर लगा है, इसका मतलब इस पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। तो इसकी ये एक सेम चीज़ है, ये प्लस में माइनस में हम इसको काट देंगे, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब बचा कितना, ये तो 2 गुणा 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 2 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। बिंदुओं xy और -x -y के बीच की दूरी याद करना है। निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वेश्चन है। बीच की दूरी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके लिए ये दो बिंदु हैं, इसको एक को a मान लिया, दूसरे को b मान लिया, और ये इनके बीच की दूरी है, a से b से बीच की दूरी। तो हम इसको पटरी से मिला देते हैं, ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। a दिया है xy और b दिया है -x -y। फार्मूला क्या होता है देखते हैं। ए बी बराबर, क्योंकि ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो हम लिख लिया ए बी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लेते हैं, और यही मान इसमें रख देना है। ए बी बराबर √x1 है x, y x2 है -x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y1 है y, माइनस लगाया, y2 है -y, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, होल स्क्वायर। ए बी बराबर √x 2x स्क्वायर हो गया, y 2y स्क्वायर हो गया। फिर लिखेंगे ए बी बराबर √2 का स्क्वायर 4 होता है, और x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर √4 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ए बी बराबर
√4 की वैल्यू होती है 2, ब्रैकेट में क्या बचा x² प्लस y², यही इसका आंसर। आगे हल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनकी अगर x और y की वैल्यू दी होती तो हल कर लेते। यही ऑप्शन सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। जो x² के साथ लिखे होते हैं वो a होता है, जो x के साथ लिखा होता है वो b होता है। तो जो तीसरा पद होता है वो c होता है। तीसरा पद यहाँ पर दिया नहीं तो c कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a 3 दिया है, b -4, c नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया तो इसका मतलब c 0 हो गया। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, फार्मूला मूलों का गुणनफल बराबर c/a। अब यहाँ पर c तो है 0, a दिया है 3, अंश में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, यानी ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 3x² - 4x - k = 0 का विभक्त कर 88 है तो k का मान निम्नलिखित में से है। ये ज्ञात करना है निम्नलिखित में से कौन सा k का मान है। विभक्त कर का फार्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए d = v² - 4ac इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ABC हम निकाल लेंगे तो a बराबर तो x² का गुणांक a होता है 3 है, x का गुणांक b होता है -4 है, तीसरा पद c होता है, c कितना है -k। अब ये सारी ABC वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे। d दिया है कितना 88, विभक्त कर को d बोलते हैं, ये 88 दिया गया है, -b कितना है 4 को -4 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 लिखेंगे गुणा a कितना दिया है 3, c कितना दिया -k, फिर लिखेंगे 88, -4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस में, और इनकी गुणा कर देंगे, गुणा में -2 है तो प्लस हो जाएगा और 12k आ जाएगा। 88 16 इधर आ जाएंगे तो -16 होंगे बराबर 12k। 88 में से 16 को घटाएंगे तो 70 तो 72 बचेगा बराबर 12k। तो k बराबर कितना हो जाएगा 72/12, 12 छंग 72, तो k की वैल्यू आ गई 6। तो ऑप्शन सी सही है। एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, k के किन मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² तथा x + ky = 1 के अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरण का ये क्वेश्चन अनेक हल होंगे, इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए। अनेक हल वाला होता कौन सा है, उससे पहले हम दोनों समीकरण लिखेंगे। अनेक हल a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनेक हल होने पर ये फार्मूला लगता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे मान लिख लेते हैं। तो a1 बराबर पहले समीकरण से x के साथ लिखा है वो a1 है, कितना लिखा है k। b1 बराबर जो दूसरा पद दिया है वो b1 है, y के साथ क्या लिखा है 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है। तीसरा पद दिया है c k²,
दूसरे समीकरण में लिखेंगे a2 बराबर दिया है, x के साथ जो होता है वो a2 होता है, कितना होगा 1, अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है। y के साथ है वो b है, कितना दिया है k। तीसरा पद होता है c, कितना दिया है 1। अब इस फार्मूले में इनके मान रखेंगे। तीसरे से लेना देना नहीं, हमें के मान निकाल करना है। के की गुणा करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, और एक की गुणा करेंगे तो एक कर 1 आ जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √1। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो के का मान प्लस माइनस 1। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वांतर होगा। सार्वांतर का पूछा गया है, तो सीधा सीधा है। तो दूसरे में से पहला घटा दो, या तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, या चौथे में से तीसरा पद घटा दो। तो यहाँ पर a1 पहला पद होता है 3 है, a2 दूसरा पद होता है 1 है, a3 तीसरा पद है -1, a4 चौथा पद है -3। तो सार्वांतर यानी डी निकालना है। क्या करेंगे? a2 में से a1 को घटा देंगे, तो लिखेंगे a2 - a1। तो a2 कितना दिया 1 है, और a1 कितना दिया 3, तो लिखेंगे 1 - 3, 1 - 3। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -2। तो ऑप्शन सी सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि cos थीटा बराबर a/b तो tan थीटा का मान क्या होगा? ये हम त्रिभुज बना के भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। cos थीटा बराबर a/b इसलिए sin थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसमें मान रखेंगे, साइन क्यों निकाल रहे हैं ये अभी पता चल जाएगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos कितना दिया a/b, तो a/b का होल स्क्वायर हो गया √1 - a² / b स्क्वायर, a² / b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी गुणा इधर से हो जाएगी, आएगा b² - a² / b स्क्वायर। तो अब लिखेंगे हम b² - a², b स्क्वायर का रूट का है तो निकल जाएगा, क्या बचेगा? b बचेगा, ये रूट के बाहर आ गया। तो ये हो गया साइन थीटा। ये निकालना हमें tan है, cos दिया था तो साइन निकालेंगे, cos दिया होगा तो साइन निकालना पड़ेगा। tan अगर निकालना तो tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसलिए हमने साइन का मान निकाला है, क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो tan का मान आ जाएगा। साइन क्या दिया है? √b² - a² अपॉन b। फिर cos को लिखेंगे a/b, b से b को काट देंगे हम, तो b² - a² अपॉन b। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वहीं से भी काट सकते थे। तो बटे वाले को जब गुणा में ले जाएंगे तो वो उल्टा हो जाता है, a/b का हो गया b/a, और b को b से हमने काट दिया तो क्या बचा? √b² - a² अपॉन a, √b² - a² अपॉन a। यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी सही है इसका।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका हो गई। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक की माध्यिका, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लिख लेते हैं। माध्यिका निकालने के लिए देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये 10 अभाज्य पूर्णांक हो गए। हमें माध्यिका निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए n कितना दिया है 10, सम है तो इसका फार्मूला होता है सम संख्याओं की माध्यिका निकालने का। माध्यिका दो सम की अलग निकलती है और विषम की अलग निकलती है। तो n बराबर 10 है, यानी सम है, तो सम की माध्यिका क्या होगी, n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद अपॉन 2, ये इसका फार्मूला होता है। तो n कितना दिया है, 10 दिया है, तो n की जगह पर 10 लिखेंगे। 10 2 से काट देंगे तो बचेगा कितना, 5वां पद। यहाँ n की जगह पर 10 लिखेंगे, 2 से काट देंगे और 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 6ठा पद। बट्टे में क्या दिया है, 2। तो हम देखते हैं 5वां पद और 6ठा पद है कितना। ये 5वां पद 11 है, 6ठा पद 13 है। तो 5वां पद की जगह पे 11 हो गया, प्लस 6ठे पद की जगह पर 13 हो गया, बटे में 2 है। तो 13 और 11 को जोड़ेंगे 24 आया, बटे में 2 है, काट देंगे तो आएगा 12। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, बी। ऑप्शन बी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। जो एक मूल दिया है वो x की जगह पर हमें रखना है, तो p का मान हमें पता चल जाएगा। x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, -2 ये दिया है, x की जगह पर हम रखेंगे। तो एक मूल दिया है वो x की वैल्यू होती है, तो x की जगह पर -2 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पर -2 माइनस पी बराबर 0, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस लगेगा, 2 दूना 4, माइनस पी बराबर 0, प्लस 4 माइनस 4 कट जाएंगे तो बचा 0, यानी पी बराबर कितना आ गया, 0। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ये तो पता होना चाहिए, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं, यानी मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हैं। मानक विचलन ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होता है, तो नहीं पूछा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखिए 100% क्वेश्चन, 100% आने वाले क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय।
इनको हल करके आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं निस्संदेह। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। योग -3 है और गुणनफल 2 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूले में इनके मान को रखेंगे तो द्विघात बहुपद आ जाएगा। देखिए शून्यक का योग माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा शून्यक मान लिए, इनका योग और गुणा दिया गया है। तुम लिखेंगे योग निकालना है तो इनको दोनों को जोड़ देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया, -3। गुणनफल मतलब अल्फा बीटा कितना दिया, ये 2 दिया गया। अब यही एक फार्मूला इनका द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, -3। x अल्फ़ा बीटा कितना, 2। तो x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x है प्लस का 2। ये इसका आंसर है, बराबर करके 0। चाहे तो लिख लें चाहे ना लिखें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल ये द्विघात बहुपद आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो यही आ जाएंगे, -3 और 2 जो आएंगे उनको जोड़ेंगे, योग -3 आएगा, गुणनफल 2 आ जाएगा। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल, इसके लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान निकालेंगे, फिर अद्वितीय हल वाला फार्मूले में इनको मान को रख देंगे तो के का मान निकल कर आ जाएगा। दोनों समीकरण को लिख लेते हैं हम। पहले समीकरण से A1 B1 C1, दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 निकालेंगे। तो पहला A1 पद, दूसरा A2 B2, तीसरा C, पहला A1 दूसरा B1 तीसरा C1। जो x के साथ लिखा है वो A, जो y के साथ लिखा है वो B और तीसरा वाला C। एक अद्वितीय हल। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये अद्वितीय हल का फार्मूला है, इसी में इन मान को हमें रखना है। A1 कितना दिया है, 2, A2 3 नॉट इक्वल टू B1 के B2 -5। तिरछी गुणा करेंगे तो 3k नॉट इक्वल टू -10 माइनस का 10, तो k
10/3 नॉट इक्वल टू लगेगा यहाँ पर, बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं लगेगा। नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। इन्हीं दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अंतर उनका 26 है, तो माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चूंकि एक संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। तो एक संख्या को क्या माना है, x माना है, दूसरी संख्या को क्या माना है, y माना है, तो 3y, तो x बराबर 3y हो गया। ये समीकरण हो गया 1। अब यहाँ x y से बड़ी है, x 3 गुनी है तभी तो 3y हुआ। अब क्या, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x बड़ी है तो x में से y को घटाएंगे, तो संख्याओं का अंतर 26। तो x बड़ी है तो y छोटी है, तो x में से y को घटाना है, 26 आया। अंतर का मतलब एक में से दूसरी को घटाओ। ये समीकरण हो गया 2। अब पहले समीकरण x बराबर 3y दिया है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 3y दिया, समीकरण 2 में ये रख देंगे, x बराबर 3y, नहीं x की जगह पर यहाँ पर 3y रखेंगे तो आ जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से एक y निकल गया तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2 काट देंगे तो 13 आएगा, तो y बराबर 13। अब ये y के मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या दिया है, x बराबर 3y, 2 में रखो या 1 में रखो, y का x का मान सेम आएगा। जो समीकरण तुम्हें सरल लग रहा हो उसी में मान रख देंगे। अब यहाँ पर फिलहाल समीकरण 1 में हम मान रख रहे हैं x बराबर 3y दिया है, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13, तो x बराबर होगा 13 39 39। तो ये x और y के मान प्राप्त हुए, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2x माइनस 8x 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होने के लिए विविधकर वाला फार्मूला लगाएंगे। मूल समान होने के लिए क्या होता है, डी बराबर होता है 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। डी क्या आता है, डी है b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। ए बी सी के इसमें मान रखेंगे, पहला पद ए, दूसरा पद बी, तीसरा पद सी, माने x² के साथ है जो ए है, जो x के साथ है वो b है, तीसरा वाला c है। सी तो c दिया है, तो इसमें हम इनके मान रखेंगे। सी बराबर 64/8, इसको काट देंगे तो आंसर आएगा 8। यही निकालना था हमें। इसमें एक चीज़ है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी इतने सॉल्व करना पड़ता है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको भी इतने सॉल्व करना पड़ता है। तो इस दृष्टि से 2 नंबर में फ़ायदा है। ऑब्जेक्टिव पूरा लगाओ, ये तो इतना ही लगाओ ऑब्जेक्टिव के बराबर, तब भी नंबर बराबर मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। इनके पहले मूल निकालना है, फिर उनका व्युत्क्रम करके उनको जोड़ देना है। तो देखिए x² माइनस 7x प्लस 12 व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो हमें व्युत्क्रम के लिए पहले हमें इनके मूल निकालने पड़ेंगे। दी गई समीकरण के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक अल्फा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक कितना दिया है, -7, x² का गुणांक क्या लिखा है, x के साथ में 1 लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 7/1 मतलब 7। हर में अगर 1 लिखा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा अचर पद बटे x² का गुणांक अचर पद है 12, x² का गुणांक 1, तो इसका मतलब 12 ही रहेगा। तो मूलों का गुणा 12 आया, मूलों का योग आया 7। अल्फा बीटा मूल है, तो मूलों का व्युत्क्रम कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इनको हल करेंगे तो ये आएगा अल्फा
बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं। 7 है और यह है 12, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे प्रथम 10 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। चालीस पदों तक 40 निकालना है तो 6 से विभाज्य मैंने 6, 12, 18, 24 डाटा करते कहाँ तक 40 पदों तक। तो ई बराबर 6 हो गया, डी बराबर हो गया 12 माइनस 6 बराबर 6, और लास्ट वाला होता एन। एन कितना दिया है 40, एन पद कितने दिए हैं 40। लास्ट वाला होता है ए एन। तो पहला तो प्रथम पद, प्रथम एन पदों का योग निकालना है। प्रथम एन पदों का योग फॉर्मूला होता है इसका एस एन एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें इसके मान रखना है, इनको हल कर लेना है। चालीस पदों का योग, पद कितने दिए 40, तो एस 40 बराबर एन 40/2, तो 2 गुणे ए दिया है 6 प्लस एन दिया है 40 माइनस 1 डी दिया है 6। तो 240 को काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 20, इसको हल करेंगे 12 39 गुणे 6 एस 40 बराबर 20, 12 प्लस इसकी उससे गुणा करेंगे तो 234, एस 40 बराबर 20, इनको जोड़ देंगे तो आएगा 246, और 20 और 246 की गुणा करेंगे तो 4920। 40 पदों का योग 4920, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। तो 1/2 लिखेंगे, आधार दिया है 14 और ऊंचाई दी है 7। 2 से 14 को काटेंगे 7 आया और 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2 - 3
और बी के निर्देशांक 1 4 है। माना ए के निर्देशांक एक्स वाई हैं, ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसका व्यास है। ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी, जो हो गया इसका केंद्र ओ। ओ कितना दिया है 2 - 3, बी दिया है 1 4 और इसको हमने मान लिया एक्स वाई। तो ये मध्य बिंदु है, इसके बीच की दूरी है, मतलब ए और बी के बीच की दूरी है ये। तो प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं ओ मध्य बिंदु है इसका, तो x हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, y ये हो जाएगा। तो x 2 दिया है और x1 x दिया है और x2 दिया है 1/2 है। y कितना दिया -3 है, y1 y है और y2 है 4/2। तो इससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा 4 x + 1, इसकी गुणा कर देंगे -6 = y + 4। तो 4 - 1 = x, यानी x = 3 आ गया। और इधर -6 - 4 = y, यानी y = -10। x 3 है और y -10। तो ए के निर्देशांक क्या एक्स वाई माने थे, तो 3 - 10, यही इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी त्रिकोणमिति का ही एक क्वेश्चन है। दिया है cos a = √3/2, तो cos a बराबर ये होता है cos 30 अंश का मान। तो a कितना आया यहाँ पर 30 अंश निकालना है हमें sin 2a, तो sin 2 × a कितना है 30 अंश है, तो sin 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान होता है √3/2, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न पृष्ठों से मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम 2 घन बना लेते हैं, ये एक ये है और एक घन ये हो गया। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो घनाभ बन जाएगा। अब इनका दोनों घनों का आयतन दिया है, यानी ए भुजा ए होती है तो आयतन a³ हो गया, 64 दिया गया है। तो भुजा ए निकाल ली, कितना a आया, तो दोनों का a आ गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे घनों को तो एक घनाभ बन जाएगा। तो जब जोड़ दिया है ये दोनों घनों का, तो इसकी भुजा a और इसकी भुजा a,
इसकी चार तो कितनी हो जाएगी, लंबाई इसकी हो जाएगी 8, ऊंचाई और चौड़ाई तो सेम रहेगी क्योंकि जोड़ा जा रहा है दोनों को। तो इस तरीके से ये बन गया, ऊंचाई 4 चौड़ाई 4 लेकिन लंबाई 8 हो गई। दोनों को जोड़ देंगे तो लंबा हो जाएगा, यानी लंबाई हो गई। अब इसका निकालते हैं। प्रत्येक घन की कोर यानी भुजा बराबर √64 यानी 4 सेंटीमीटर। तो निर्मित, जो दोनों को मिलाएंगे घनाभ बनेगा, जो बन गया है उसको कहा गया निर्मित घनाभ की लंबाई, दोनों को जोड़ा गया है, 4 4 कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहेगी, चौड़ाई तो 4 ही रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। केवल लंबाई, क्योंकि दोनों को जोड़ा गया तो 2 गुनी लंबाई हो गई, 8 हो गई। चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL, 2 L कितना दिया है, L मतलब लंबाई 8, B है 4 प्लस B 4 है, H 4 है प्लस H 4 है और L 8 है। 2 8 चौको 32, 8 चौको 16, 8 चौको 32, 2 80, इनको तीनों को जोड़ेंगे 80 आएगा। 2 के 80 से गुणा करेंगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये इसका आंसर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए